This is Shahrukh Ali, your host, back with another episode of the interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं हमारे जॉली अंकल, जिनका ताल्लुक दिल्ली इंडिया से है। अच्छा, इनके बारे में कुछ आपको शुरू में बताता चलूं। बेसिकली ही इज एन ऑथर। इन्होंने 37 किताबें लिखी हैं। ही रोट 37 बुक्स। इसके अलावा एक मोटिवेशन स्पीकर हैं और इसके अलावा जो है ये ग्राफोलॉजी भी जानते हैं। वो भी हम इनसे बात करेंगे क्या चीज़ होती है। एंड बहुत ही मोटिवेटेड इंसान हैं, बहुत जॉली नेचर के हैं जैसे इनका नाम है। तो आज हम बाकी चीज़ें इन्हीं से जानेंगे। तो आपको इंतज़ार किए बिना जो है आई गिव टू यू जॉली अंकल। हेलो सर। जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अली कैसे साहब हैं को सर? बहुत बढ़िया, सब बड़ी प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छी गुजर रही है। जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस बहुत अच्छा। दिल्ली में मैं रहता हूँ। पेरेंट्स मेरे रावलपिंडी में रहते थे पार्टीशन से पहले, तो उसके बाद फिर पंजाब में रुके कुछ टाइम, फिर दिल्ली में आ गए। तो 1957 से हम दिल्ली में हैं। तो सही है। सारी जिंदगी यहीं निकल गई। 67 साल पूरे कर लिए मैंने दिल्ली में तकरीबन अब। और यहाँ पे जिंदगी गुजारी, बहुत अच्छे मौसम। आजकल तो खैर हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, सुबह शाम बहुत बढ़िया मौसम हो जाता है। दिन में थोड़ी सी धूप हो जाती है, लेकिन अच्छा लगता है धूप में बैठना। और सुबह शाम की वो जो कहते हैं गुलाबी ठंड, हिली एरियाज में तो काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जिसे गुलाबी ठंड कहते हैं ना, मज़ा लेने वाली चाय की चुस्कियों के साथ, गरम पकौड़ों के साथ, तो वो मौसम दिल्ली में चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आ, दिल्ली की तो जी, सर्दी वैसी ही मशहूर है पूरे दुनिया में। आपके वहाँ पे कैसा है? प्लीज़ 1 मिनट में थोड़ा बताइए, तो फिर हम बात शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स पे। अच्छा, हमारी तरफ जो है कराची से हूँ तो वहां पर जो है अभी इतनी सर्दी नहीं होती यूजुअली। तो अच्छा, अभी तो फिलहाल मौसम ओके है, थोड़ी सी सर्दी आई है लेकिन ऐसी सर्दी नहीं पड़ती कराची में। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा। आपके वहाँ पे हिल स्टेशन कौन सा फेमस है? बेसिकली मरी लाहौर पंजाब साइड पे जो है वो इस्लामाबाद से आगे चलेंगे तो फिर हिल स्टेशन यानी कि मरी आ जाता है हमारे पास। हम्म। फिर नथिया गली आ जाती है। कश्मीर का पार्ट जो है वो है थोड़ा सा, और इस तरफ केपी के में खैबर पख्तूनख्वा में है थोड़ा सा, वहां पर है हिली एरियाज, तो वो ठंड होती है। ठीक ठीक। जी जनाब। तो अच्छा, तो बताइए, आज हम हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं? देखें, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन आज हम जो मेन फोकस रखेंगे वो रखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉमन मैन वो क्या जी, चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उसमें क्या है। मेरे हिसाब से तो एक ही जैसे लोग हैं दोनों तरफ। हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है। यहाँ के लोग भी प्रेम प्यार इत्फाक चाहते हैं। मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला था। मैं पंजाब साहब भी गया था, हसन अब्दाल में, और लाहौर में भी 3 दिन रुके थे हम लोग। तो कहीं भी हमें कोई ऐसा नहीं फर्क लगा कि कहीं पे किसी के मन में कुछ ऐसी बात हो। क्योंकि चाहे व्यापारी थे, दुकानदार थे, क्योंकि हम जब घूमने गए तो वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग भी की, बाजार भी देखे, और स्टेशन पे भी बहुत सारे लोगों से मिले, क्योंकि बाई ट्रेन ही गए थे हम सारा सफ़र। तो आम आदमी तो जो है, वो अगर पॉलिटिक्स को हम थोड़ा सा दूर कर दें, तो आप फर्क नहीं कर सकते कि आप लाहौर में हैं, पंजाब साहब में हैं, या आप इंडिया के पंजाब में या दिल्ली के बाजार में घूम रहे हैं। आपको फर्क नहीं लगेगा। कभी सोच ही नहीं सकते कि भी कोई 1% भी कहीं फर्क हो। होना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि रूहानियत और इंसानियत दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। अगर हम इन दो चीजों को समझ लेते हैं, रूहानियत और इंसानियत को,
तो मेरे ख्याल दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। सही। लेकिन जो हथियार बनाने वाली देश हैं, कंपनियां हैं, जो दवाइयां बनाने वाली हैं, जिनका फोकस सिर्फ बाजार के ऊपर है कि कैसे लोगों की जेब से, कैसे उनके अंदर से पैसा निकाला जाए, अगर उन लोगों को छोड़ दें तो मेरे ख्याल बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो इधर उधर की बातों के बारे में सोचे, बात करे या बेकार की उलझनों में उलझे, क्योंकि उसे अपने परिवार की, आज के डेट में देखो, अब जैसे कोरोना का ये टाइम चल रहा है, इतना मुश्किल दौर आ गया पूरी दुनिया में कि रोजी रोटी कमाना, परिवार के लिए जरूरतें पूरी करना, वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया। बिल्कुल। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और असल में हम कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही। सोच बड़े लीडर्स की है, उन लोगों की सोच जिस दिन बदलेगी तो सारे डिफरेंसेस खत्म हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि सोच ऊपर से अगर चेंज हो जाए तो सब डिफरेंस, लोग तो एक ही जैसे हैं दोनों तरफ। अब देखो ना, मेरे से अगर कोई पूछे, मेरा काम है बुक्स का, मैं हम्म। किताबें लिखता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सवेरे शाम कभी 5-7 मिनट टीवी चला लिया, थोड़ी बहुत खबरें देख ली, और उसके बाद मुझे याद भी नहीं रहता। फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, टीवी सीरियल मैंने आज तक नहीं देखा। रीजन बीइंग कि मैं चाहता हूं जब मैं किताब लिखूं तो जो मेरी ओरिजिनल अपनी क्रिएटिविटी है वो दिखाई देनी चाहिए। कभी उसके ऊपर किसी और चीज का शेडो नहीं आना चाहिए, ये कि क्योंकि अगर मूवी देखता हूं, अगर कोई टीवी सीरियल देखता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ ना कुछ उसके थॉट्स रह जाते हैं। और बिल्कुल। एक लेखक, राइटर जब लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट, उसकी झलक जो है वो उसकी कलम में आ जाती है। तो मैं हम्म। हमेशा उस चीज से बचता रहा हूं। यही सही, वजह बहुत है कि अच्छा आपने लोग, बताया। मतलब कि इंडिया में, दूसरे देशों में इसीलिए मुझे प्यार मिलता है कि जब भी एक किताब के बाद दूसरी लिखी है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी, और कुछ ना कुछ मेरी कोशिश ऐसी होती है कि ऐसी चीज लिखी जाए जिसको लोग आज तो पढ़ें, लेकिन आने वाले टाइम में 5-7-10 साल बाद भी लोग जब पढ़ें तो जॉली अंकल को सिर्फ उसकी किताबों से याद किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जॉली अंकल, कुछ अपनी कोई अच्छी किताब का नाम बताइए, एक दो जो उसमें लोगों को पढ़ने में मजा आए, यानी कि जिसमें आपने कुछ मोटिवेशन के बारे में लिखा हो, लोगों को आजकल जरूरत है। मैंने 37 किताबें लिखी हैं। एक किताब को छोड़ के, वो मैंने बच्चों के लिए लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज की। बाकी 36 किताबें जो हैं वो एवरेज 200 पेज या उससे ज्यादा की हैं। 5-10 पेज किसी में कम है या ज्यादा है। ज्यादा है। और किसी भी किताब में एक सिंगल वर्ड नेगेटिव नहीं है। पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है कि कोई आदमी पढ़े मेरी किताबों को और मुझे एक वर्ड ढूंढ के दे दे कि जॉली ये आपने यहाँ पे नेगेटिविटी के बारे में बात की है या नेगेटिव वर्ड लिखा है। मैं नेगेटिव लोगों को हमेशा एक चीज कहता हूं, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव कोई काम करना, वो तो बहुत दूर की बात है। नेगेटिव बोलना, इन चीजों से हमेशा बचना चाहिए। आपने अभी बताया कि मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूं, तो मैं कॉन्शियस, हम्म। सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन मन जो होते हैं हमारे, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पकड़ में अगर कोई बात आ गई है, क्योंकि हम्म। उसको नहीं समझ कि ये अच्छा है या बुरा है, और अगर उसकी पकड़ में वो बात आ जाती है तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी नेगेटिव किसी बात के बारे में, किसी थॉट के बारे में, अगर कोई दोस्त है आपका जिसके मन में नेगेटिव बातें चलती हैं, वो अगर 10 मिनट रोज आपके पास बैठता है, मैं गारंटी करता हूं अगर वो एक हफ्ता आपके साथ रह गया, वो आपकी पूरी जिंदगी को नेगेटिव बना देगा।
उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हम है। पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे। तो हमें नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव लोगों से बहुत बचने की जरूरत है। जिनकी सोच पॉजिटिव है बिल्कुल उनके ऐसे साथ ही बैठो, तो विद इन डेज आप देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी उम्र बेशक 20-25 साल की है, लेकिन आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा जैसे 50-60 साल के किसी आदमी को होता है। जो एक्सपीरियंस एक 50-60 साल के आदमी के पास है, वो एक आदमी 20-25 साल का यंग लड़का भी ले सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा, जॉली अंकल मुझे थोड़ा सा बताइए, देखें इंडिया और पाकिस्तान की आज हम बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है वो गुर्बत, पुअर्टी बहुत है। तो आपकी ऐसा आवाज रुक क्या रुक हो के आ सकता रही है, इस है, बारे में कुछ प्लीज। बताइए कि हम ये चीज खत्म करें दोनों मुल्क। आवाज रुक रुक के आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसे रिपीट कर दीजिए, ब्रेक हो रहा है आपका लिंक शायद। जी मैं रिपीट करता हूँ, अब आ रही है आपको आवाज सही से? हाँ जी, अभी आई है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में दोनों तरफ जी। गुर्बत बहुत ज्यादा है, यानी पुअर्टी। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इसको खत्म किया जाए? देखो, पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत मशहूर सेइंग है कि अगर हम गरीब पैदा होते हैं, गरीब घर में हमारा जन्म होता है, तो जी उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल। अगर कोई इंसान गरीब पैदा होके गरीब मर जाता है, तो ये उसकी कमजोरी है, बिल्कुल। ये उसकी वीकनेस है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लास्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, हम्म। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। दुनिया की महान जो शख्सियत हुई हैं उनमें उनका नाम आता है। उनका जब बचपन था तो उनके पास एक कप चाय पीने के पैसे नहीं होते थे। कच्चा घर, झोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो समुंदर के किनारे था। और मॉर्निंग में वो 30-40 न्यूज़पेपर लोगों को इधर उधर बांटते थे लोगों के घरों में। तो उसके बाद हार्डली उनको एक कप चाय के पैसे वो अरेंज कर पाते थे जिससे वो सुबह एक कप चाय पी सकें। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और आज तक की सबसे महान शख्सियत, मतलब कि पूरे इंडिया में लीडरशिप में सबसे ज्यादा किसी को याद किया जाता है तो कलाम साहब को याद किया जाता है। इतने डाउन टू अर्थ थे। तो कहने का मीनिंग ये है कि मन के अंदर हमारा जन्म कहीं भी हुआ है, हमारा बचपन कैसा रहा, हमारे हालात किसी तरह के थे, उन चीजों का अगर हम सारी उम्र रोना रोते रहेंगे, उसको एक एक्सक्यूज बना के चलते रहेंगे, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मन में एक चिंगारी है, एक स्पार्क है, जुनून है कि मुझे कुछ करना है। उनकी जब डेथ हुई है कलाम साहब की, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम भी वो लास्ट किसी एक इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे रहे थे, और बोलते बोलते ही उनको हार्ट फेल हुआ और वहीं गिरे और उनकी डेथ हो गई। मींस जन्म से लेके आखिरी सांस तक उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट की। घर के कंफर्ट जोन में बैठ के कुछ नहीं मिलता। अगर इतिहास लिखना है तो पसीने से नहाना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं कहूं कि मैं कितना भी बड़ा कलाकार हूं, मैं अपनी कला के बारे में, अपने आर्ट, अपने हुनर के बारे में कितनी भी बातें कर लूं, लेकिन जब तक वो हुनर मैं सामने नहीं लेके आता दुनिया के, तो मेरे हुनर की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए। हम गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एक हुनर तो हम कोई सीख सकते हैं। हम
अगर कोई रोटी का हमारे लिए अरेंजमेंट कर देता है, 1 दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, 1 महीने के लिए कर देगा, फिर क्या होगा? 6 महीने के लिए कर देगा, फिर क्या होगा? हम हैप्चुअल हो जाएंगे कि सारी उम्र कोई आएगा हमें रोटी दे जाएगा तो हमारा काम चलता रहेगा, कोई आएगा मेरे बच्चों की फीस दे जाएगा, मेरा काम चलता रहेगा। तो उससे काम नहीं चलना। हमें खुद एक जुनून अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अपने माइंडसेट को सोशली अवेयर करने की जरूरत है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बड़ी तेजी से बदल रही है दुनिया। तो इस तरह अंधेरे में बैठने से कुछ नहीं। एक कमरे में अगर अंधेरा 10 साल 20 साल से अंधेरा है तो उस अंधेरे को हटाने के लिए हमें 10-20 साल की मेहनत नहीं करने की जरूरत। एक छोटी सी कैंडल अगर हम जलाते हैं तो 1 मिनट में वो 10 साल का अंधेरा जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें जरूरत है अवेयरनेस की। ऑफ कोर्स कि सबसे पहले मुद्दा जो होता है वो होता है खाने पीने की, फूड सिक्योरिटी की। भी हमें खाना पीना हमारा किसी तरह हो, उसका बिल्कुल। किसी तरह अगर इंतजाम कर लें। बाकी तो आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या दुनिया का कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो एक आदमी ऑर्डिनरी रह जाता है, ऑर्डिनरी शख्स रह जाता है, एक आदमी दुनिया की सबसे महान शख्सियत में अपना नाम दर्ज करा लेता है। तो दोनों में फर्क कहाँ है? उसके पास तो 36 घंटे का दिन नहीं था, 24 घंटे ही थे। बिल्कुल। तो हम उस टाइम को कैसे यूज करते हैं? एक एक मिनट की बड़ी वैल्यू है। लोग कह देते हैं अंकल आपको मिलना है, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊं। नेक्स्ट वीक, मंडे से संडे तक मैं कब वेट करूं आपकी? किस दिन आओगे? मैं मंगल बुधवार आ जाता हूं। यार मंगलवार आओगे, बुधवार आओगे, मैं किस दिन इंतजार करूंगा आपका? मैं ऐसा पंक्चुअल हूं कि मुझे अगर किसी ने 9 बजे बुलाया है तो लोग अपनी घड़ी देखते हैं कि घड़ी तो गलत हो सकती है, जॉली अंकल अगर आ गए हैं तो घड़ी आगे पीछे हो सकती है, इसका मतलब 9 बज गए हैं पूरे। मैंने पूरी जिंदगी अपने हाथ में घड़ी नहीं बांधी, कभी मैंने नहीं पूरी लाइफ में बांधी, लेकिन पूरी जिंदगी में कभी लेट भी नहीं हुआ। कोई बिल्कुल। काम मेरी जिंदगी का कभी अधूरा नहीं रहा। कोई किताब, कोई काम, इससे पहले के जितने मेरे काम थे कभी वो लेट नहीं हुए, क्योंकि मैं हमेशा एक डेडलाइन को लेके चलता हूं। जब तक हमारे पास एक काम की डेडलाइन नहीं है, हमारे यहाँ पे दिल्ली में मेट्रो सर्विस बनी है बहुत बढ़िया। 1 मिनट माफी चाहूंगा। जी जी। बहुत बड़ी मेट्रो सर्विस बनी है, मेट्रो पूरी दिल्ली को कवर की है। तो श्रीधरन जी थे, उनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता। उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट को अलग अलग फेज में कंप्लीट किया, जितने भी फेज थे, दिल्ली के बहुत रश वाले जो इलाके जहां पैदल भी चलना मुश्किल है, वहां भी उन्होंने मेट्रो का अरेंजमेंट किया। कई जगह जमीन के नीचे से चल रही है, कई जमीन से 2 लेवल ऊपर चल रही है, कहीं जमीन के बराबर चल रही है। लेकिन उनका हर फेस, जो भी टाइम वो फिक्स करते थे, उससे महीना 2 महीने पहले वो कंप्लीट करके गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते थे। तो ये चीजें हमें खुद अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अपने टैलेंट, अपने हुनर को अगर हम पहचान लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अपनी ताकत को समझ लेते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या ताकत है। उस ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे के भेजा, हमें खाली हाथ नहीं भेजा। कमी हमारे में है कि हम उसे पहचानते नहीं, उसे इस्तेमाल नहीं करते। इस टाइम हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग का सिर्फ बिल्कुल। 1/10 जो हिस्सा है वो काम कर रहा है। 90% जो है वो इसके पीछे है। उस 90% को जगाओ। जिस दिन हमें वो समझ आ गई और हमने उसे जगा लिया, करिश्मे हो जाते हैं।
फिर उस दिन बिल्कुल ऐसा ही मेरा है। नाम जेपीएस जॉली है, फिर उस दिन जेपीएस जॉली नहीं, फिर जॉली अंकल बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आज है उस जॉली अंकल। खुदा की मेहरबानी से मैं पाकिस्तान में आज ये तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में मैं रेगुलर प्रोग्राम करता रहता हूँ। कनाडा में मैंने प्रोग्राम किए, इंडिया में ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दिन मेरे प्रोग्राम इस तरह से चलते हैं। तो मैं तो यही बांटता हूँ, मेरे पास यही खजाना है। हम्म। तो हमें किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारी हेल्प करे। हमें खुद अपने बिल्कुल। अंदर इतना वो जरा सा पैदा करने की जरूरत है। अपना डर जो है उसको निकालना है कि मेरे फादर गरीब थे, मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं थे, मैं बहुत वो अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ पाया, अगर मैं भी फॉरेन में जाके पढ़ता तो ये हो जाता, तो वो हो जाता। वो बातें, बहानेबाजी जो है, वो एक्सक्यूज, वो हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। उससे किसी सही का बात है। नुकसान नहीं होता, हमारा अपना नुकसान होता है। तो हमें उन बातों से बचना चाहिए। तो उसके बिल्कुल। बाद जितना बड़ा सोच सकते हो आप सोचो, जितना बड़ा कर सकते हो करो। जो कुछ अभी हमारे पास है, रिसोर्सेज जो हमारे पास अभी हैं, हम वहीं से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे। किसी भी पहाड़ पे जाना हो तो हम छलांग मार के नहीं जा सकते, छोटे बिल्कुल। छोटे कदमों से जाते हैं। और जिस दिन छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे चलते हैं ना, तो उस दिन एक दिन पहाड़ हमारे पैरों के नीचे होता है, हम पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं। कोई भी इंसान जो मेरी बातें सुन रहा है, मैं गारंटी कहता करता हूं कि अगर इसको वो लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे तो वो पहाड़ पे चढ़ सकता है और पहाड़ उसके पैरों के नीचे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। ये आपने बहुत अच्छा समझाया। यानी ये समझ लें कि एक जो है मोटिवेशन स्पीकर जो आपको कहते हैं ना, वो आज हमने देख भी लिया कि हमें नहीं, अंदर से हम। सम समझाने वाले जमाने चले गए। समझाने की वो एक दौर अलग होता था, जब आदमी हम्म। एक दूसरे को समझाता था और समझता था। आज हम सिर्फ थॉट शेयर कर सकते हैं। जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा जरूर। तो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, हर आदमी इतना समझदार है। छोटा बच्चा जो, मेरी ग्रैंड डॉटर एक फर्स्ट में पढ़ती है, मतलब कि उसको साइंस की दूसरी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो कि हमारे पूरे स्कूल टाइम में कभी हमने सोची नहीं, सुनी भी नहीं थी कभी। तो वो चीजें सारी उनको अब पहली क्लास में, मतलब कि वो है बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसमें पढ़ाई जा रही है उसको। तो मैं तो हैरान होता हूँ। तो मतलब समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें जगाने की जरूरत है, एक दूसरे को जगाने की जरूरत है, खुद को जगाने की जरूरत है। किसी की तरफ मदद के लिए नहीं हाथ फैलाओ, इंस्पायरेशन लेनी है, किसी से गाइडेंस लेनी है, उसके लिए जरूर आप हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपकी कोई मदद करता रहेगा, जब तक कोई आपको बैसाखी का सहारा देता रहेगा, तब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हमें वो सारा छोड़ना पड़ेगा। हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। और सोचने पे किसी सरकार ने मेरे ख्याल कोई टैक्स नहीं लगाया, जितना हम सोच सकते हैं। मेरा प्रॉमिस है, हमारे दिमाग में इतनी ताकत है कि वो हमें वो चीज अचीव करवा देते हैं। आज आप अपने मन में सोचो, मैं गारंटी करता हूं आप सीरियसली उसको रात को सोने से पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जब तक हमें नींद नहीं आती, एक चीज पे फोकस करो कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है। और विद इन डेज हमारा माइंड इस तरह के सारे हालात क्रिएट कर देगा, इस तरह के लोगों से मिलवा देगा कि कहीं ना कहीं से कोई जरिया ऐसा बन जाएगा कि हमें वो चीज हमारे करीब आ जाएगी और हम उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है जॉली अंकल, बिल्कुल ऐसे ही, सेम आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम सोचते रहते हैं, खाली बैठे घंटों बिता देते हैं। टाइम की वैल्यू, दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कुछ नहीं है। टाइम, जो कल का दिन निकल गया, क्या मैं आज किसी को 10 लाख रुपया दूं, मुझे ला के दे सकता है? कि मुझे वो कल वाला दिन ला के दे दो ताकि मैं एक एक्स्ट्रा काम कर सकूं। कोई ला के दे सकती दुनिया की ताकत, किसी कॉस्ट पे नहीं ला सकती। तो पैसे अपने आप आएगा आपके पास, पैसे के पीछे मत भागो। अपने हुनर को पहचानो, टाइम की कदर करनी सीखो। दो चीजें जिसने सीख ली, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी उसके पास। वेरी वेल सेड, यानी आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर टाइम की कदर कर ली तो फिर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल, टाइम को एक एक मिनट जो जा रहा है हमारे हाथ से, रेत की तरह हाथ से स्लिप हो रहा है, निकल रहा है, उसका एक एक मिनट का यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो, 8 घंटे रोजी रोटी हमने कमानी है मिनिमम, 7-8 घंटे हमने सोना भी है, 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम को घर के काम भी करने हैं, अपने भी जरूरी काम करने हैं हमने। उसके बाद जो 4 घंटे हमारे पास बचते हैं, उसका हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। संडे या छुट्टी वाला दिन, आपके वहां तो शायद शुक्रवार को छुट्टी रहती है। नहीं, संडे को ही होती है। संडे को कोई आदमी संडे को कैसे अपने यूज करता है, उसकी जिंदगी की डायरेक्शन वहां से तय होती है। अब संडे को छुट्टी है, 11-12 बजे तक हम बिस्तर में बैठे हैं, सर्दी का मौसम है जी, चाय पी रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, नाश्ता भी चल रहा है, और आधा दिन इसी में निकल गया। सिर्फ हमारे 5 दोस्त कैसे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, 5 दोस्त, हमारे 5 दोस्त कैसे हैं, और हम अपना संडे कैसे, छुट्टी कोई भी हो, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। मैं ये नहीं कहता जिंदगी में एंजॉयमेंट करना छोड़ दो, लेकिन कुछ टाइम जो है, आधा दिन एंजॉय करो, लेकिन बाकी का आधा दिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। यहां तक हम इससे नीचे जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे कपड़े, बढ़िया घड़ी, चश्मा, जूते, हर चीज, लेकिन इससे ऊपर असली इन्वेस्टमेंट वो है जब इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे लोगों के बीच में मिलते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। इस तरह के प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ये आपको मैं रियली सैल्यूट करता हूं कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप इस तरह से मिलके मुझे ढूंढा, मेरे से बात की, और हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा कि जब हम पॉजिटिव लोग मिलते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं, तो ये चीजें हम अपने माइंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम जितनी इन्वेस्टमेंट इससे नीचे करते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए, जितना पैसा उसके ऊपर खर्च करते हैं, उससे आधा पैसा, उससे आधा टाइम दिमाग पे अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो विद इन डेज जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा लगा यानी जनाब को? पुअर्टी, नहीं, मैं बिल्कुल ही इसकी तारीफ ये करूंगा कि पुअर्टी जो है वो एक मिथ है जो हमने खुद ही अपने ऊपर हावी किया हुआ है। आप जो है थोड़ी सी टाइम की कदर करें, थोड़ा सा जी। अपने ऊपर, वही आपने गर्दन के ऊपर जो दिमाग है उस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, और ये पुअर्टी सिर्फ एक मजाक हो गया। नहीं, खाम खा का डर, मैं गरीब हूं, मैं, यार गरीब है तो क्या हो गया, बात करके देखो, अपने आप को एजुकेट करो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, कहाँ दिक्कत है। अब मैं आपको नहीं जानता, पहली बार मुलाकात हुई, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जनाब अली साहब ये कैसे होगा, मुझे वहां जाना है, कोई डायरेक्शन पूछनी है, कोई और जरूरत है, या कोई गाइडेंस चाहिए,
पूछने में क्या अर्ज है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। अगर पूछेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? खुद तो कोई चल के नहीं आएगा ना, किसी को नहीं पता कि मेरी क्या जरूरत है। बिल्कुल वो कैसे आके मुझे समझाएगा, कैसे गाइड करेगा? उसे क्या पता मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बार अपने आप को एक्सप्लोर तो करना शुरू करो, अपने आप को पहचानो, समझो, अपनी ताकत को समझो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। हर दिन जो कुछ आ जाए उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करो। कल कुछ और ऐड होना चाहिए। 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद, आज अगर आपका लेवल यहाँ पे है तो 30 दिन बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो हमने नहीं किया। आप गरीबी का रोना इसके ऊपर एक वो ओढ़ देंगे, इसके ऊपर कोई कवर, तो वो फिर ठीक है, फिर तो कोई भी कुछ नहीं, भगवान भी नीचे आके कुछ नहीं कर सकता। वो बिल्कुल ऐसा पुराना ही है। मजाक है। वो एक आदमी के मन में आया कि मुझे अमीर बनना है, तो किसी ने कहा कि कैसे करूं यार, अमीर बनना है लेकिन पैसे बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 50-100 रुपए ही हैं, और 100 रुपए का लॉटरी का टिकट है, तो डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि 100 रुपया भी चला जाए और इनाम भी ना मिले। तो उसने कह दिया कि फलां फलां एक मंदिर है, उसमें चले जाओ, वहां जाके प्रार्थना करो, तो आपकी भगवान सुनेगा, हेल्प करेगा और आप अमीर बन जाओगे। तो वो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं टिकट खरीद लूंगी। अभी तक भगवान की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि मैं अमीर बन सकता हूँ। कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है भगवान जी की तरफ से कि मैं अमीर बन सकता हूँ। जब महीना एक हो गया तो एक दिन, कहानी है, कोई वो नहीं, जस्ट रेफरेंस के लिए, मतलब कि हम लोग गाइड ऐसे शेयर करते हैं। तो एक दिन वो भगवान धरती पे आए सामने, तो उसके सामने खड़े हो गए। कहता, भगवान इतने दिन से सुबह शाम आ रहा हूँ, अमीर बनना है, पैसा चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं देते। कहता, तू रोज आता है, लॉटरी भी मुझे खरीदनी है और मैंने अमीर बनना है। उन्होंने जोर से एक थप्पड़ मारा। जाके पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद, उसके बाद आके फिर कुछ प्रार्थना कर। अभी आज तक तूने टिकट ही नहीं खरीदा, तुझे सिर्फ अमीर बनने का बस वो है कि मुझे अमीर बनना है। हमें पहले अपनी लाइफ में कुछ एक्शन तो करने पड़ेंगे, काम तो करने पड़ेंगे। वो कौन करेगा? वो तो कोई नहीं, भगवान नहीं बिल्कुल आके करेगा हमारे लिए। ऐसा ही है। मेरी कहीं से खुद तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बड़ी सीधी सीधी सिंपल सी बात है। मैं बहुत हाई फाई लेवल की ना बातें करता हूँ। आम आदमी से कोशिश होती है कि कनेक्शन बना पाए, आम आदमी तक अपनी बात पहुंचा पाए, ताकि वो भी सुने और याद रखें कि हाँ, जॉली अंकल से बात हुई थी तो जिंदगी में कोई बदलाव आया था। सिर्फ अगर हम बिल्कुल कहानियां सुना दें, इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें कर दें, और वो ऐसे बैठे सुन रहे हैं आराम से, कोई ऐसे या कोई मोबाइल फोन देख रहा है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। बिल्कुल तो जब ऐसा ही आप है। भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मिल के एक गोल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना तो जरूर होना चाहिए कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देखें, जब भी देखें, इसके बाद आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जहां जहां भी आप डालेंगे, बल्कि मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे भी इसका लिंक दे देना। मेरा भी यूट्यूब चैनल है जॉली अंकल जी के नाम से। उसमें तकरीबन ऑलरेडी 300 से ज्यादा ऐसी वीडियोस हैं, जिससे लोग घर बैठे बहुत सारा इस तरह की चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उन्हें वो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि 100% उनको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। एक वर्ड भी कभी ना मैंने नेगेटिव बोला है, ना मैंने कभी मेरी कलम से लिखा है। बिल्कुल जी ऐसा ही अली है। सर। और मैं भी सारे ऑडियंस को ये जरूर पैगाम दूंगा कि जाके जॉली अंकल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ उनसे जरूर सीखें, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो उन्होंने वाकई में अपनी लाइफ में आज तक कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। और आप लोगों ने अभी भी सुना होगा कि कितने
अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं हमें। अच्छा अंकल, इसके शुक्र बाद हम जी। बात करते हैं रिलेशनशिप्स के। आजकल जो है मैं एक बड़ी चीज, अजीब सी चीज देख रहा हूँ कि माँ बाप का बच्चों पे, बच्चों का माँ बाप पे कुछ अजीब सा एक वो हो गया है, ट्रस्ट इश्यू। बच्चे जब जवान होते हैं तो माँ बाप को चाहते हैं कि ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाए, और हम्म। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो माँ बाप उनका वो केयर नहीं कर सकते। उनके दिल में होता है कि हमें जिस तरह रखना चाहिए था ऐसा नहीं रखा गया। तो रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, इस पे क्या कहेंगे? मेरी उम्र ना 67 साल हो गई है। तो जब मैंने पीछे का भी टाइम देखा, जब जॉइंट फैमिलीज थी, पहले हमारे घर में 16-17 लोग थे उस टाइम। चाचा लोग भी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी थे, मेरे फादर, मेरे दो भाई थे, अभी नहीं रहे। तो घर के सारे मेंबर मिला के 16-17 थे। उन दिनों में ना, जब इवन पाकिस्तान से लोग इधर आए, यहाँ से वहां गए, तो उन दिनों में सिर्फ पीतल के बर्तन जो है ना, वो घरों में इस्तेमाल होते थे। और पीतल के बर्तनों को कुछ टाइम के बाद अंदर से कली एक करते हैं, जिससे एक कोटिंग बन जाती है, ताकि चीज अच्छे से बन सके, खराब नहीं हो। लेकिन पीतल का बर्तन किसी की शादी हुई लड़की की, वो माँ बनी, फैमिली परिवार बना, उसने अपने बच्चों को दे दिए, तो वो ये होता था कि ये मेरे खानदानी बर्तन है। तो वो उनकी इतनी संभाल करती थी कि बच्चों की तरह बर्तनों को भी संभालती थी। फिर धीरे धीरे स्टील के बर्तन आए, पीतल के बर्तन पीछे हो गए। स्टील के बर्तन 2-4 साल इस्तेमाल करो तो उसके बाद कभी उसमें कोई डेंट आ गया, कहीं से कोना खराब हो गया, कुछ है, उसे फेंका, चल दूसरा ले आए। अब जो दौर आज का आ गया है, वो आ गया डिस्पोजेबल बर्तन। पार्टी करनी है, फंक्शन करना है, घर में भी बहुत सारी चीजें, खाना पैक करवा के मंगाना है, तो डिस्पोजेबल खाना लेके आओ, खाना खाया और बर्तन उठा के डस्टबिन में। तो आज हमारे रिश्ते वो जो पीतल के बर्तनों की तरह रिश्ते थे, जो एक दूसरे पे बात, जरा सा तकलीफ किसी को होती थी, दर्द किसी और को होता था, सारी फैमिली दुखी हो जाती थी जब एक घर का मेंबर बीमार होता था। तो वो पीतल के बर्तन थे। फिर धीरे धीरे स्टील वाला टाइम आया, अब डिस्पोजेबल का आ गया। आज आदमी को हम सिर्फ तब तक यूज करते हैं, तब तक उससे रिश्ता रखते हैं, जब तक हमें उससे काम है। जिस दिन हमारा काम पूरा हो जाता है, उस दिन हमारा बात करने का लहजा बदल जाता है। खून के रिश्ते तो बहुत बड़ी बिल्कुल बात ऐसा है। ही है। पगड़ी बदलने का रिवाज होता था, किसी ने पगड़ी बदल ली है और कहते थे इसने, ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये मेरा धर्म की, ये मेरी धर्म की बहन है। तो 50 साल 60 साल उस रिश्ते को निभाते थे कि ये मेरी धर्म की बहन है। हमने पगड़ी बदली आपस में भाइयों ने, तो हम पंजाबी में वो वर्ड यूज करते थे, पग वट प्रा, कि हमने पगड़ी चेंज की हुई है आपस में। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज परिवार में ठीक है कि कुछ हालात बदले हैं। बच्चे बड़ी बड़ी जॉब के लिए, अच्छे सैलरी पैकेज के लिए घर से दूसरी स्टेट में जाने लग गए, दूसरे कंट्रीज में जाने लग गए, वहां जाके घर बसा लिए। ठीक है, कोई बार तो हालात होते हैं कि आप पेरेंट्स को बुला सकते हैं, बड़े अच्छे से रह सकते हैं साथ में, वहां की गवर्नमेंट भी केयर करती है आपके पेरेंट्स की। लेकिन बच्चे ही नहीं ले जाना चाहते कि हमें इनकी लाइबिलिटी, हम अपने कामकाज पे जाएंगे या इनके दवा दारू पे खर्च करेंगे या कैसे संभालेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तक माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो बहुत कुछ आपको जो कहीं से नहीं मिल सकता, वो उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से आपको मिल जाता है। हम लोग
ये मॉरल वैल्यूज जो हैं वो भूलते जा रहे हैं। कहीं हम लोगों से भी गलती हुई है कि हमने प्रॉपर्टी की, पैसे की, बाकी चीजों की वसीयत तो हम कर देते हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज, जो हमारे ये संस्कार, हम हिंदी में बोलते हैं, आपके मुझे नहीं पता, कि जो हमारे ये ट्रेडिशन होते थे, उसको पास ऑन करना हम भूल गए, उसकी वसीयत करना भूल गए हम नई जनरेशन को। तो उस वजह से आज ये हो गया है। यहाँ भी पीछे एक केस आया था कि वो हस्बैंड वाइफ आए थे इंग्लैंड से, और माँ को भी साथ, उनकी मदर अकेली थी यहाँ पे, तो पेपर वगैरह साइन कराए और उनका घर भी बेच दिया, भी चलो हमारे साथ चलो, और एयरपोर्ट तक ले गए। एयरपोर्ट पे उनको बिठाया, वही लेडी 1 घंटा 2 घंटे, बुजुर्ग 3 घंटे बैठी रही। तो वहाँ सिक्योरिटी वाले ने पूछा, अम्मा जी किस लिए बैठी हो यहाँ पे, किसका इंतजार कर रही हो? वो बेटा टिकट लेने गया है मेरा अंदर। कहाँ की टिकट लेने गया है? वो इंग्लैंड में कहीं रहता है, मुझे जगह नहीं पता। तो वो इंग्लैंड से आया था, तो वो मेरी बहू भी है, तो वो टिकट लेने गया। वो कहता है जी वो तो लंदन की फ्लाइट गए, 3 घंटे हो गए, वो तो जा चुकी है। माँ को वहां एयरपोर्ट पे छोड़ गया। दुख होता है। जिसने आपको जन्म दिया, जब आपको समझ नहीं थी, होश नहीं थी, आप बिस्तर गीला करते थे, माँ सारी रात उस गीले बिस्तर पे सोती थी, आपको सूखे बिस्तर, सूखी साइड पे सुलाती थी। कुछ तो याद रखो, कितनी मेहनत मुश्किलों से उन्होंने पाला है, कितनी तकलीफें सही होगी कि आज आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। कि आप पैदा होते इस काबिल थे कि अपने आप को इतना पढ़ा लिखा लिया और इस काबिल हो गए कि आप जाके दूसरे देश में सेटल हो जाओ। शर्म आती है जब इस तरह के हालात, इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो मैंने अभी शुरू में बात की थी, रूहानियत और इंसानियत की, वो इसीलिए की थी कि जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक इंसान जिंदा है। अदरवाइज हम जिंदा होते हुए भी मर गए, एक लाश की तरह जी रहे हैं। अब इंसान की तरह नहीं जी रहे। रूहानियत है तो हमारी आत्मा, रूह जो है, वो उसकी खुराक है। खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम अपने पेट के लिए खाना खाते हैं। नेकी जब तक नहीं करेंगे तो रूहानियत को खुराक नहीं मिलेगी, इंसानियत मर जाती है। छोटी छोटी बातों को इश्यूज बना देते हैं। यहां मुझे एक मजाक की बात याद आ गई, वो मैं अली साहब शेयर करना चाहूंगा। मूड थोड़ा सीरियस हो गया। हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे मार्केट की तरफ, तो रास्ते में एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। तो हस्बैंड ने इमीडिएटली वाइफ को ऐसे उठा लिया कि इसको वो कुत्ता काट ना ले। तो हस्बैंड ने जैसे उठा लिया और जैसे तैसे करके कुत्ते को भगाया, दूर किया, और उसके बाद उसने वाइफ को नीचे उतारा रखा सड़क पे, मतलब कि। तो वो उसकी वाइफ कहती, मैंने बहुत सारे घटिया इंसान देखे, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं मैंने देखा जिंदगी में। वो कहता, भाई क्या गुस्ताखी हो गई मेरे से, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया था, काटने लगा था, मैंने बचाया है तुम्हें उठा के। कहती, नहीं, तुम मुझे उठा के कुत्ते पे फेंकने वाले थे ताकि तुम बच जाओ, तुम्हें ना काटे। तुमने इसलिए मुझे उठाया था कि भी मैं कुत्ते पे फेंक दूं। तो अब जब इस तरह की बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हमने पहले ही अपने माइंड में बना लिया कि ये आदमी मेरे लिए गलत ही करेगा, अच्छा कर ही नहीं सकता, तो ये हमारी सोच पहले से ही ऐसी बन गई कि ये अपने आप हम सवाल करते हैं, अपने आप जवाब देते हैं, अपने आप उसका कोई एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो होता क्या है कि
छोटी छोटी बातों से जो है ना, वो दरार जो है ना वो बढ़ती जाती है, उसको फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिम्मेदारी नहीं समझते हम अपनी, जिम्मेदारियों से भागते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ये सब कुछ करें। मैं वीआईपी हूं, क्यों भाई? भगवान ने हमारे यहां कोई लेबल लगा के भेजा है मैं वीआईपी हूं? घर में अगर 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक अगर दुख तकलीफ में है तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर ये बातें करते लाइफ में एक हिस्सा बना लें, इसको अपनाएं, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको खत्म किया जा सकता है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगी, उस दिन रिश्ते फिर ऐसे हो जाएंगे, उस दिन रिश्ते ऐसे नहीं होंगे। वो डिस्पोजेबल वाले जो रिश्ते हैं उनको वापस हम पीतल के बर्तनों की तरह बना सकते हैं। मैं तो यही सोचता हूं। बाकी अली साहब कुछ आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? नहीं बिल्कुल, मैं तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर थिंक, यानी आपकी थिंकिंग के ऊपर, कि लिटरली हमने जो है वो पीतल के बर्तनों को जो है वो डिस्पोजेबल बर्तनों में बना दिया है। जिस वक्त हमने ये डिस्पोजेबल रिश्ते खत्म कर दिए तो वाकई में हम पीतल के बर्तन की तरह आ जाएंगे। ये बहुत गलत सोच बिल्कुल बन गई है। ऐसे ही। 20 साल 25 साल मेरे पार्टनर हैं, हमारा पार्टनरशिप में बिजनेस है, हम पिछले 42 साल से इकट्ठे हैं। लोगों ने कई बार इसके ऊपर स्टोरी भी लिखी है, कई बार टीवी पे प्रोग्राम भी किए हैं कि लोग तो साल 2 साल 4 साल भी नहीं निभा पाते। वो भी कॉलेज से नए नए निकले थे, मैं भी, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, अब उनके भी बच्चे अच्छे बड़े हो गए, मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं दो। तो उम्र निकल गई, 42 साल उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो सिर्फ हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, एक विश्वास। आज आदमी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे सब लोग मेरे पे विश्वास करें। भाई तुझे अपने ऊपर तो विश्वास है नहीं, तेरे दिमाग में इफ बट लेकिन किंतु परंतु सब कुछ चल रहा है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ऐसा ना सोच ले, वो मेरे पैसे ऐसे ना कर दे, कहीं वो मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा, ये प्रॉपर्टी तो नहीं उसके पास चली जाएगी, कहीं उसका मुनाफा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा मेरे से। ये बड़ी छोटी बातें हैं, हमें इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना चाहिए। पैसा क्या है? 10-20 लाख 50 लाख अगर कमा भी लिया हमने और हमारे पास कोई रिश्ता नहीं है, क्या करेंगे? किसके साथ एंजॉय करेंगे उसको? कोई भी नहीं है हमारे पास। इन बातों को हम भूल गए हैं और कोई बात नहीं है, उन्हें वापस याद करने की जरूरत है। तो फिर माइंड से डिस्पोजेबल बर्तन निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बोलने से पहले नहीं हम सोचते। नहीं वाकई में मुझे ये बड़ी अच्छी लगी कि डिस्पोजेबल, हमने रिश्तों को डिस्पोजेबल कर दिया। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, हम उसे मना नहीं कर सकते। जब तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम हकीकत के करीब पहुंच ही नहीं सकते, रिश्तों को जोड़ा ही नहीं जा सकता। एक दूसरे की फीलिंग को समझना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल अब मैंने हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया। अब पहले बच्चियां होती थी घर में, तो बचपन से ही उनको घर के काम सिखाए जाते थे। आज की डेट में माँ कहती है बेटी घर का काम सीख ले, किचन में तुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। बेटी कहती नहीं मम्मी मुझे जरूरत नहीं है। नहीं बेटी सीख ले, कभी हस्बैंड लेट हो जाता है, कब तक भूखी बैठी रहेगी? तो रोज थोड़ा मतलब कि भी हस्बैंड खाना बना के खिलाएगा तुझे?
तुम्हें भी तो आना चाहिए। नहीं, मुझे शौक नहीं है, मैंने किचन में काम नहीं करना। फोन करो, बाजार से आ जाता है आजकल रेडीमेड खाना। तो फिर रेडीमेड जिंदगी, तो फिर रिश्ते ऐसे ही चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आपसी जॉली अंकल। प्यार जहां पे होता है। जी। जी जी। आपसी आप बोलिए, प्यार आप जहां बोलिए। पे होता है। मैं बात कर रहा था कि जहां पे रिश्ते हैं अपने, आपसी प्यार होता है, अगर उनमें कोई अच्छाई है, उनके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, जब वो गुजर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, उसके बाद तो हम बहुत तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत अच्छे थे, मेरा उनके साथ ये रिश्ता था, ऐसे हम एंजॉय करते थे। जब वो जिंदा थे, कभी उनके पास जाके 5 मिनट बैठे थे, क्यों नहीं इस रस्म को दोबारा शुरू करते कि जब वो जिंदा है तो उनके साथ वो टाइम गुजारा जाए। अगर उस टाइम को हम अच्छे से गुजारना शुरू कर दें, उनमें जो अच्छी बातें हैं उनसे समझें, सीखें, शेयर करें, वो क्या चाहते हैं हमारे से, जो कुछ हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो उनके लिए करें, तो क्या कमी रह जाएगी? कहाँ कमी रह सकती है? मैं नहीं सोचता कि कहीं कोई कमी रह सकती। मैं तो इतना ही कह सकता हूं सर, अली साहब। जी। बहुत सीरियस हो गए आप, ज्यादा गहराई में ऐसे चले गए। लिटरली मैं आपको नहीं, बिल्कुल जरूरत है सर, हमें गहराई में सोचने की जरूरत है इस वक्त जिस हाल में गुजर रहे हैं ना। जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरत है जी। और बताइए। अच्छा सर, बस ये गपशप करते हुए जो है तकरीबन प्रोग्राम का टाइम भी एंड पे आ गया है। बस आखिर में आपसे क्या मैं ये बात, अभी तो चाहूंगा कि बात शुरू इंडिया हुई पाकिस्तान के लोगों के लिए। हेलो। मैं क्या, अभी तो जी जी, बोले बातचीत बोले। शुरू हुई है और टाइम, आपने कहा टाइम भी खत्म हो गया, ये तो कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि हमें 1 घंटे का प्रोग्राम था तो 1 घंटा तो हमारा एंड हो गया है, तो हम ये जरूर करेंगे ओ, कि इसके बाद इसका एक और वो रख लेंगे प्रोग्राम। क्या बात है, 1 घंटा हो गया हमें, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब जी। क्या बात है, ये तो बहुत जल्दी टाइम बीत गया यार आपके साथ अली साहब। आप तो कोई ज्यादा ही करिश्मा है आपके पास, आपने तो ऐसे बांध लिया, हमें पता ही नहीं लगा कब इतना टाइम गुजर गया है। नहीं नहीं, आपकी बातें ऐसी थी कि वो बस चलता ही गया और सुनते रहे हम। इतना चीजों में इजाफा होता गया कि वो टाइम का पता ही नहीं बहुत चला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे। और सभी जो आपके सुनने वाले हैं, वहां पे देखने वाले हैं, जो बाद में देखेंगे, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने सेम यार। मुझे ये मौका दिया कि पाकिस्तान के सभी दोस्तों से, सभी भाई बहनों से मैं बातचीत कर सकूं। और उम्मीद है कि ये दूर तक जाएगा प्रोग्राम, इसको देखेंगे और बिल्कुल। वीडियोस जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वहाँ पे भी हम इसी तरह के प्रोग्राम करते हैं, इसी तरह के सारे थॉट्स मैं शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है जरूर कुछ ना कुछ जरूर उनको सीखने को मिलेगा। जी। सर जाते हुए एक इंडिया और पाकिस्तान के मिल के लोगों के लिए एक मैसेज। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। दोस्ती में दोस्त, दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में दोस्त, दोस्त का खुदा होता है। दर्द तो तब होता है जब वो जुदा होता है। तो कल तक इकट्ठे थे हम, प्रभु से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी एक वो सुपर नेचुरल पावर है, उससे दुआ है हमारी कि फिर से जैसे पहले थे उसी तरह का प्यार, उसी तरह की ब्लेसिंग्स दे कि उसी तरह मिल के फिर हम प्यार से रह सकें। यही मेरी दुआ है
सबके लिए, आपके वहाँ के लिए और यहाँ के लिए भी। बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया जॉली अंकल, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। और लोगों को बहुत उम्मीद है, मुझे तो एटलीस्ट, मैं अभी लोगों की फीडबैक नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरे इल्म में बहुत इजाफा हुआ आपकी बातें सुन के, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है बहुत इस तरह के लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कभी भी जहाँ भी ज़रूरत हो, जब भी आप कहें, पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी हम बढ़िया कर सकें एक दूसरे के लिए ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ से भी आपको जो भी मेरी हमारी मदद चाहिए हो, पूरे हम हाजिर हैं। सो इसी के साथ ये प्रोग्राम भी एंड पे लेके जाते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को मजा आया होगा। अगर फिर भी आप जॉली अंकल को फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है जॉली अंकल का, जॉली अंकल के नाम से, प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए सब और पे अच्छी अच्छी बातें सीखिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, मेरे बेटे हैं अमन जॉली, उन्होंने हर जगह सब जगह एक्टिव रखा हुआ है मुझे। मुझे तो ये चीज़ें ज़्यादा चलानी नहीं आती, लेकिन उन्होंने बहुत दूर तक, मतलब कि क्योंकि इस वक्त तकरीबन 20 एक कंट्री से रेगुलर लोग जुड़े रहते हैं, जो जिनसे बातचीत होती रहती है और हम प्रोग्राम करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। आज भी बहुत अच्छा लगा अली साहब के साथ इतना टाइम गुजारा हमने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ प्रोग्राम एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।